गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, और या सीधे सीधे कहें तो बात करेंगे आज ऐसे एक साइंटिस्ट की कि जिसकी मतलब हाइपोथेसिस इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपने हाइपोथेसिस पे क्या होता है, नोबेल प्राइज़ विन कर लेता है। और ये चैप्टर चल रहा है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में लोगों ने डिस्कवरी की है और खूब हार्ड वर्क किया है, खूब एक्सपेरिमेंट किए, खूब ढेर सारा हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करते रह गए बेचारे, अपना मॉडल देते रह गए, जैसे रदरफोर्ड हो गए, थॉमसन हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक साइंटिस्ट ऐसा भी है कि जिसने बोला कि यार मुझे कुछ करना ही नहीं है, ना मुझे कोई एक्सपेरिमेंट, ना कोई ये ऑपरेटर्स, ना कुछ, कोई ताम झाम नहीं। अपने पास भगवान का दिया हुआ एक ब्रेन है और उसी ब्रेन को मैं यूज़ करूँगा और एक ऐसा हाइपोथेसिस दूंगा कि नोबेल प्राइज़ भी विन करूँगा, ठीक। और ऐसा किया एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली, क्लियर। इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हम बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं था, सिर्फ क्या कर दी थी, सिर्फ परिकल्पना बोलते हैं इसको, सिर्फ हाइपोथेसिस थी उनकी, एक सोच थी उनकी सोच ये डेवलप कहाँ से हुई, इस पर भी हम लोग आएंगे अभी कि ये सोच कहाँ से इन पर डेवलप हुई। लेकिन पहले तो मैं जब ये टॉपिक पढ़ रहा था और मुझे बड़ा हंसी इसी बात पर आया कि यार थॉमसन था, रदरफोर्ड था, सब अपना एक्सरे ट्यूब, ये ट्यूब, वो ट्यूब, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इंफ्रारेड वेव है, सारा का सारा वेव बनाते हैं, ठीक। इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया, बस सोच लिया, इसने सिर्फ सोचा अच्छे से। सोच के क्या बोला कि अरे अगर लाइट है, इसने बोला कि अगर लाइट है और लाइट के पास अगर जो लाइट को हम अगर जो सीधे सीधे रेडिएशन लिख दें, ठीक, कि यार रेडिएशन हो रहा है और रेडिएशन में पार्टिकल का भी कैरेक्टर है, ठीक, जिसको हम लोगों ने प्रूव किया है बाय द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। जिसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है, उस पर हम क्या करते हैं, एक लाइट इंसिडेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक। बाद में यहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसका वीडियो, हाँ देखो सॉरी, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों का भी वीडियो नहीं मिल पाया होगा। ये क्या था, मैंने क्लास में ऐसे ही उससे गूगल मीट से पढ़ा दिया था, तो इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं था, बट मैं बना दूंगा क्योंकि कुछ बच्चों हैं जो क्लास में जिनको मीट से मैंने पढ़ाया नहीं, तो बना दूंगा बाद में। तो अभी क्या हुआ, डी ब्रॉगली के ने ये सोचा कि यार लाइट है और लाइट जो कि रेडिएशन है, रेडिएशन जो है पार्टिकल का कैरेक्टर शो कर दे रहा है, जिसको हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया बाय द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाय द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक। उसके बाद इसके साथ साथ ये वेव का भी नेचर दे रहा है। अच्छा, अब वेव के नेचर को हम लोगों ने कैसे प्रूव किया, तो वेव के नेचर को हमने प्रूव किया कि ये इंटरफेरेंस करता है, इंटरफेरेंस देता है, इसके साथ साथ पोलराइजेशन के भी बिहेव पे हम बोलते हैं कि वेव है, ठीक। और सबसे अच्छा जो है वो क्या था हमारा, डिफ्रैक्शन। अच्छा, डिफ्रैक्शन जो है ये थोड़ा सा ईजी, इसको समझ सकते हैं कैसे। मान लो हमने क्या किया, एक पेपर ले लिया, इसमें छोटा सा होल कर दिया और यहाँ पे अपनी आई सेट कर ली, ये आँख, ठीक। अब जो कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर आ रही है इधर से, ठीक, सीधे सीधे आ रही है, जैसे ही यहाँ पे आएगी इस पे ये क्या होगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी और हमको क्या होगा, चीज़ें बड़ी दिखेंगी। उस छोटे होल से भी हमको क्या दिखता है, चीज़ें बड़ी दिखती हैं, ठीक। तो डिफ्रैक्शन समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है, ठीक। तो लाइट का जो वेव नेचर है वो भी क्लियर हो गया और जो पार्टिकल था उसका भी नेचर क्या हो गया, क्लियर हो गया। किस में, रेडिएशन में। मतलब अब क्या है कि अगर जो लाइट है तो लाइट है क्या हो गया, टू कैरेक्टर हो गया, पहला कैरेक्टर तो हो गया पार्टिकल का, दूसरा कैरेक्टर किसका हो गया, वेव का, ठीक। जब ये डिस्कवरी हो गई तो डी ब्रॉगली साहब को लगा कि यार जो लाइट है उसके अंदर क्या है कि पार्टिकल का भी नेचर है और उसके साथ साथ वेव का भी नेचर है। तो अगर कोई पार्टिकल हो, मान लो कोई मैटर है, ठीक,
तो अगर कोई पार्टिकल है तो उसके अंदर भी क्या होगा, वेव का नेचर होगा। और कैसा नेचर होगा, मान लो कोई मैटर है, हमने क्या बात की कि मान लो पार्टिकल है, या सीधे सीधे बोल देते हैं मैटर, क्योंकि मैटर में क्या होगा, आपका पार्टिकल होगा। तो अगर कोई मैटर है तो मैटर के पास अपना पार्टिकल का कैरेक्टर तो है ही, एक मैटर के पास अपना एक पार्टिकल का कैरेक्टर तो है ही, और इसके साथ साथ मैटर के पास किसका कैरेक्टर होगा, वेव का भी कैरेक्टर होगा। बस यही इन्होंने सोचा। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बोला कि अगर लाइट है और लाइट के पास वेव कैरेक्टर होता है, और वेव कैरेक्टर होने के साथ साथ अगर वो पार्टिकल का कैरेक्टर शो कर सकता है तो ठीक, तो मैटर है, मैटर के पास पार्टिकल होता है, और पार्टिकल होने के साथ साथ वो क्या कर सकता है, वेव का भी कैरेक्टर शो करेगा। ठीक, और इसी के बिहाफ पे उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने बोल दिया वेव थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक, कि अब भैया कोई मैटर है, हम आप, ठीक है, मैटर सबको पता होगा, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज इन स्पेस हैविंग मास नोन एज मैटर। अब कोई भी मैटर है तो मैटर के पास पार्टिकल का कैरेक्टर तो होता ही है, अब उसके साथ साथ क्या होगा, वो वेव का भी कैरेक्टर शो करेगा। ठीक, इन्होंने सिर्फ ऐसे हाइपोथेसिस दे दी। अब हाइपोथेसिस दे दिया तो कुछ लोगों को तो, कुछ लोग तो इनसे एग्री थे, कुछ लोग एग्री नहीं भी थे कि सही है कि नहीं सही है। तो जो एग्री थे वो तो इनके साथ थे, और जो एग्री नहीं थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वर्क कर लिया, और वर्क किया तो एक सबसे बढ़िया वर्क किया किसने, डेविसन और जर्मन ने या गैमर ने, और इसके साथ साथ जीपी थॉमसन थे, जे थॉमसन के लड़के थे ये, जे थॉमसन। ये लोग इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, और इन लोगों ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन पे वर्क करने के बाद उन्होंने बोल दिया हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास पार्टिकल नेचर तो होता है, बट पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ ये वेव का भी कैरेक्टर शो करता है। हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहेगी डेविसन एंड गैमर, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। डेविसन एंड गैमर का जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि शो करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाद में इन लोगों ने ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि हाँ, जो डी ब्रॉगली साहब का हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक, और जैसे ही प्रूव हुआ ये 1904 में नोबेल प्राइज़ की पूरी बारिश हो गई। इनको भी दिया गया क्योंकि ये इन्होंने रास्ता दिखा दिया, इन्होंने एक ट्रैक दे दिया, हाँ ये चीज़ ऐसे आप करो मिलेगा। इसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने इनकी बात को सही किया उनको भी क्या मिल गया, नोबेल प्राइज़। तो हो गई ना अच्छी बात, मतलब एक सोच को ढेर सारे नोबेल प्राइज़। इसीलिए बोलते हैं कि अपने सोच का दायरा आप जितना बड़ा रखोगे उतना ही आपका वर्क होता रहेगा। ठीक, तो इस साइंटिस्ट से भाई मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। इंस्पायर्ड इसलिए हूँ क्योंकि मतलब लोग काम करते करते थक गए, कुछ हुआ ही नहीं, ये सिर्फ सोच लिया और सोच के बोल दिया कि भैया सब सही है चलो। अब इसकी सोच इतनी बेहतरीन थी कि अगर ऐसी ही सोच सबके अंदर आ जाए तो कुछ वेस्ट ही नहीं होना, सारी की सारी चीज़ें सही हो जाए। ठीक, लेकिन इन्होंने सोचा कैसे, देखो अब थोड़ा सा बात करते हैं इनका। एक्चुअली इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था वेवलेंथ के लिए। तो इन्होंने ये बोला कि मान लो कोई पार्टिकल है, जैसे बॉल है हमारी, इस बॉल को हम एक स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि बॉल जो है ऐसे जा रही है, इस तरह से गई, इस तरह से गई, और यहाँ पे आके फॉल हो गई। ठीक, बट होता क्या है कि जो बॉल होती है वो छोटे छोटे वेवलेंथ भी क्रिएट करती है। पार्टिकल नेचर तो उसके अंदर है ही, लेकिन वो जब मोशन में आ रही है तो वो क्या करिए, छोटे छोटे वेवलेंथ भी क्रिएट करिए। और इसी के बिहाफ पे इन्होंने बोला, मतलब कि ये जो बॉल है वो जैसे ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल का मतलब किस में आ रही है, मोशन में आ रही है। ठीक, जैसे ही मोशन में आ रही है ये छोटे छोटे वेवलेंथ को अपने साथ लेके चल रही है, एसोसिएटेड वेवलेंथ। क्लियर, एसोसिएटेड वेव लेंथ, वेव LENGTH, वेवलेंथ इन इट। ठीक, और इसी के बिहाफ पे इन्होंने बोला कि एनी पार्टिकल, एनी रोटेटिंग पार्टिकल्स, या और इसकी जी कुछ डेफिनेशन हो सकती है, एनी रोटेटिंग पार्टिकल्स, रोटेटिंग पार्टिकल्स, जिसको रोटेटिंग में डाउट होगा वो मूविंग लिख ले। ठीक है, एनी मूविंग पार्टिकल्स हैव
ए वेव एसोसिएटेड विथ इट, एसोसिएटेड विथ इट, मतलब कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है, स्पीड में आ रहा है, मोमेंटम कुछ दे रहा है, तो उसके साथ कुछ वेव विच उसके साथ साथ क्या करती हैं, चलती हैं, एसोसिएट रहती हैं, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दे दिया। फार्मूला क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ जो एसोसिएट हो रही है वो इक्वल होगी किसके, एच अपान मोमेंटम के। ये पी आपका क्या होता है, मोमेंटम, ठीक। तो पी किसके लिए मोमेंटम हो गया, पी जो है वो पार्टिकल है कोई, और पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है, ठीक। जैसे कोई पार्टिकल है एम मास का, वो वी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है, ये कैसी वेवलेंथ है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड वेव है, रेडियो वेव्स है, लेकिन ये कैसी वेव है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने किसके लिए बात की थी, इन्होंने, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो किसके लिए था, वेव थ्योरी ऑफ मैटर, वेव थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसका मतलब ये जो वेव होगी वो किसकी वेव होगी, ये होगी मैटर वेव, मैटर वेव, ठीक। ये कौन सी होगी, मैटर वेव। अब इन्होंने क्या बोला कि अब देखो ये पार्टिकल्स के लिए, ये फार्मूला पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है और मैटर के वेव के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, यानी दोनों के लिए इससे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट ये आया स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है, स्पेशली मैटर, अगर उसमें रोटेशन है, अगर वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ क्रिएट करता होगा, ठीक। कुछ ना कुछ वेवलेंथ उसके साथ रहती होगी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा, सर हम भी मैटर हैं, हम उछलना कूदना दौड़ना शुरू करें तो क्या हमारे साथ भी वेव होगी। तो आंसर तो ये होगा कि वेव तो होगी, लेकिन वो वेव कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी ये बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक। तो उसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेवलेंथ क्या होगा, उसका कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसका वेवलेंथ उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब देखो जितना हम हेवी होंगे उतना ही हमारी वेवलेंथ क्या होगी, कम, और जब वेवलेंथ कम होगी तो हमको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, ठीक। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये भी आया कि मान लो अगर जो कोई पार्टिकल्स है उसका मास ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ तो दिखेगा ही नहीं, तो इनकी डिस्कवरी करने से फ़ायदा क्या हुआ। भाई मैटर की बात करो, मैटर का वेवलेंथ हम निकाल ही नहीं पा रहे, हमको दिख ही नहीं रहा है, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ। तो अब क्या हुआ कि अब फिर से डाउट में आ गया, तो इन्होंने बोला कि माइक्रो पार्टिकल्स के लिए तो मेरा फार्मूला वर्क नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं है। माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हम जो वेवलेंथ नहीं निकाल पा रहे किसी भी मैटर का, ठीक। लेकिन अगर यही बात हम माइक्रो पार्टिकल्स के लिए करें तो वहाँ पे वेवलेंथ हमको क्लियर दिखेगा, ठीक। तो उस पर आने से पहले तो अगर जिसमें इसको आप डिराइव कर लो थोड़ा सा कि ये चीज़ आया कहाँ से। डिराइव करने के बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल्स लेने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक। बट अभी आप माइंड में सेट कर लो कि मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, जितना ज़्यादा मास उतना ही वेवलेंथ निकालना मुश्किल काम। सो अभी हम थोड़ा सा डी ब्रॉगली साहब का फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए कुछ एक्वेशंस की हम हेल्प लेते हैं। चलो एक्वेशंस की हेल्प ले लिया हमने। एक हमने ले लिया E इज इक्वल टू, सबको पता है H अपान, या ये कहते हैं HC बाई लेमडा, एक फार्मूला ये ले लिया हमने। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया आइंस्टीन नाम का E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकंड। दोनों को एक्वेट कर दो, एक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक्वेट करोगे तो क्या होगा। अब आपको पता है E इज इक्वल टू HC अपान लेमडा, लिख दिया HC अपान लेमडा। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये भी इक्वल होगा MC स्क्वायर के। अब क्या होगा, एक C से C कैंसिल। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे H, लेमडा को इधर ले आओ तो लेमडा इज इक्वल टू या वेवलेंथ इज इक्वल टू H बाई क्या होगा MC। तो ये आपका डिराइव भी हो गया ना ड्राइव। अच्छा, ड्राइव करने के बाद क्या करते हैं, अब ड्राइव करने के बाद हमको चलना है किस पे कि यार वेवलेंथ जो है वो हेवी पार्टिकल्स की क्यों दिख नहीं रही है। हमने बोला माइक्रो पार्टिकल्स की तो वेवलेंथ हमको दिखेगी, बट जो हेवी पार्टिकल्स उसकी वेवलेंथ हमको दिखेगी नहीं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे
क्वेश्चंस लिख लेते हैं छोटे छोटे, जो कि एनसीईआरटी से ही हैं, नहीं एनसीईआरटी नहीं, ओपी टंडन से है। ओपी टंडन का छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था क्वेश्चन के साथ, तो मुझे वही सही लगा तो मैंने बोला वही कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मान लो अगर एग्जाम्पल की बात करें, पहले तो आप लोग माइंड में सेट कर लो कि हम लोग किस लिए एग्जाम्पल लें। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आखिर जो मैटर है अगर वो हेवी है तो उसका वेवलेंथ हमको क्यों नहीं दिख रहा है, और अगर जो कोई माइक्रो पार्टिकल्स है तो उसका वेवलेंथ हमको क्यों दिख रहा है, तो उसी को प्रूव करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक, तो मान लो जैसे हमने हेवी के टर्न पे ले लिया एक बॉल, फॉर बॉल, हम बॉल के लिए जा रहे हैं क्या निकालने, वेवलेंथ। ठीक, अब इस बॉल का क्या है कि इसका जो वेट है, ठीक है, या इसका जो मास हो दिया आपको 0.2 kg, इसका जो मास है वो कितना गिवन है आपको 0.2 kg। ठीक, वेलोसिटी इसकी गिवन है आपको 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये आपको बॉल के लिए है। चलो रखते हैं वैल्यू, तो हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, वैल्यू पुटअप कर दो। h आपका क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ की हमेशा वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक, h के लिए ये वैल्यू पुटअप कर लो 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड, अपान m की जगह पे रखो वैल्यू 0.2 kg, kg हटा दो, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इस वैल्यू को आप पुटअप करोगे तो देखो वैल्यू क्या आ रही है 3.313 × 10⁻39 मीटर। कैसे हुआ होगा, ये ऊपर गया होगा, पॉजिटिव हो गया होगा, इसमें जाके क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। ठीक, 0.2 था, केजी में था। ठीक, तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम लोग सीधे सीधे इसी वैल्यू पे पुटअप कर लेते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, -39। -39 का मतलब समझ गए कि जो वैल्यू है बहुत ही स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि इस वेवलेंथ को समझो कि ये क्या है, इट इज नॉन सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक, अगर हमने बॉल के लिए निकाला जो क्या था, थोड़ा सा हेवी थी, तो हेवी था तो उसका सिग्निफिकेंस हमको कुछ नहीं मिला, तो वेवलेंथ हमको नहीं दिखेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg कर लो। ठीक, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही इतनी है। ठीक, कुछ बुक्स में 10⁴ भी होती है, लेकिन हमने वेलोसिटी यहाँ पे लिया 10⁶ मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यही वैल्यू फिर पुटअप करो इसके लिए, तो क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, रख लो वैल्यू 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड, अपान क्या होगा 9.1 × 10⁻31 × 10⁶। और ओवरऑल जो कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा उसको करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 7.33 × 10⁻10 मीटर। तो अब देखो अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, और ये वैल्यू क्या है, ये थोड़ी सी बिगर है इसके कंपेयर में। ठीक, इसके कंपेयर में वैल्यू क्या है, बिगर है। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻10 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, मतलब इसको हम मीजर कर सकते हैं, और जब मीजर कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ निकाला जा सकता है। ठीक, तो डी ब्रॉगली सॉल्व के लिए आप लोग एक चीज़ माइंड में सेट कीजिएगा कि हेवी मैटर होगा या हेवी मास होगा तो वेवलेंथ तो नहीं दिखेगा, बट अगर जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे तो उनका वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट तो दोनों का कर सकते हैं, लेकिन इनके जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसका सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो डी ब्रॉगली का क्या हुआ कि अब लोगों ने जो क्वेश्चन उठाना शुरू किया था कि मतलब यार हेवी पार्टिकल तो वेवलेंथ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा इनके हाइपोथेसिस से,
तो हेवी पार्टिकल पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है माइक्रो पार्टिकल्स पे। और माइक्रो पार्टिकल्स में जैसे ही दिख रहा है, ठीक है, इसको प्रूव किया था किसने, डेविसन और जर्मन ने। दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप देखिएगा। दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था और वेवलेंथ और डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ था उसको उन लोगों ने एग्जैक्ट एग्जामिन किया था, उसका एग्जैक्ट प्रूफ दिया था, जिसकी वजह से सबको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे ऐसे मिल जाएगा, क्या दिया रहेगा, उसका मोमेंटम दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, वेवलेंथ की वैल्यू और एच की वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स रहेगी प्लैंक कांस्टेंट पर। तो आप सीधे सीधे इस तरह वैल्यू रख के निकाल लोगे। ठीक, बट ऐसा हो जाए कि जहाँ पे मोमेंटम गिवन ही ना हो, तो मोमेंटम नहीं गिवन होगा तो वहाँ पे क्या गिवन होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो दो टाइप से एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, एक तो इस तरह से आते हैं और दूसरा आता है आपका कि कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटम की जगह पे क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा पहले इसको ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद इसको एक न्यूमेरिकल लेके सॉल्व कर लेंगे, फिर आपका डी ब्रॉगली का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं निकालना है, अगर बुक में होगा तो निकाल देंगे, ठीक है, बट है नहीं, थोड़ा सा सिलेबस को भी अब प्रोसीड करना है। और जिसको वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए कुछ डाउट होगा, फार्मूला में लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, लेकिन अगर वो अभी है नहीं आप में एनसीईआरटी में तो उसके क्वेश्चन फिलहाल नहीं है। हाँ, फार्मूला दे दिया तो फार्मूला में बता दूंगा कि कैसे होता है। अब देखो बच्चों, अब क्या हो गया कि मान लो क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको वो ना दिया हो, क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन में आपको मोमेंटम ना दिया हो, सीधे सीधे पूछे कि वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब मोमेंटम नहीं दिया होगा। बात समझ में आ रही है, जहाँ पे मोमेंटम की बात नहीं किया होगा वहाँ पे क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें। ठीक, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है तो सबको पता है, k इज इक्वल टू हाफ mv²। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है तो सबको पता होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अब क्या है कि अब जो है मोमेंटम जो है ये आपको क्या कह रहा है कि मोमेंटम में आपको मान लो वेलोसिटी नहीं दिया है या मोमेंटम ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी की जगह इन सबको रख लिया जाए, मास को और इसको मोमेंटम को, तो हमको क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो चलो पुटअप करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद क्या करते हैं, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो v है तो क्या लिख देंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे या तो इसको यहीं चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पे इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, और v इज इक्वल टू p अपान m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, v इज इक्वल टू p अपान m, क्योंकि हमको यहाँ v पे यही वैल्यू पुटअप करनी है। तो लिखेंगे k इज इक्वल टू हाफ m, और v की जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू देंगे p का स्क्वायर अपान m का स्क्वायर। ठीक, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, k इज इक्वल टू, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ देखो, हमको निकालना है कि हमको मोमेंटम निकालना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, तो ये p को इधर ले आओ, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको फिर से रीअरेंज करो तो हो जाएगा 2ke m हो जाएगा ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke m। ठीक, क्योंकि एक m तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। अब क्या होगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, √2ke m। तो एक फार्मूला ये भी मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे कि ये p इज इक्वल टू ये हो गया, तो लिख सकते हैं हम लोग कि पहला फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p, तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी की ये इक्वल होगा किसी h अपान p की वैल्यू कितनी आ गई, 2ke m। तो दो फार्मूला आपको मिल गए कि अब जो मैटर की वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है, h अपान p के, और साथ साथ ही वो इक्वल है किसके, h अपान √2ke m। तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात होगी वहाँ पे ये फार्मूला लगा लीजिएगा आप। ठीक, इसके साथ अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। देखो क्या किया,
पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया, फिर क्या मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। अब क्या किया, v इज इक्वल टू क्या किया, p अपॉन m, यही वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब पुटअप करने के बाद हमको क्या मिल गया, p इज इक्वल टू 2KEm, ठीक। अब ये वैल्यू वहाँ पुटअप हो गई। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है बहुत टाइम ले रहे तो मिटाने में। चलो एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि मान लो ए प्रोटॉन का मास कितना था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। A proton is moving with kinetic energy, moving with kinetic energy। देखो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻27 जूल। व्हाट इज वेवलेंथ निकालना, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन का क्या निकालना, वेवलेंथ। तो भाई हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्या होता है h/√2KEm। इसी पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे, ठीक। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। अगर जब उसको आप सॉर्ट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2EM भी लिख सकते हो। तो वैल्यू कैप करेंगे तो क्या होगा आपका वेवलेंथ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन √2। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻27 इंटू आपको मास कितना गिवन है प्रोटॉन का 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 1.67 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक। तो ये भी वैल्यू बहुत छोटी नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि हमने प्रोटॉन का वेवलेंथ निकाल लिया। और प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना आ गया 1.67 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो स्टूडेंट्स दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप में, और दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप इन दोनों की हेल्प से कर सकते हो। कुछ फार्मूला जो आप लिख लो, जैसे h इज इक्वल टू h/p, ये आपका हो जाएगा जहाँ पे मोमेंटम होगा, जहाँ मोमेंटम नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा h/√2KEm, इससे लग जाएगा आपका, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। इसके साथ साथ एक फार्मूला होता है जहाँ पे वेलोसिटी की बात की जाती है, लेकिन वो वेलोसिटी होती है चार्ज पार्टिकल की, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की जहाँ पे बात की जाएगी वहाँ पे एक फार्मूला आप लिख लीजिए, वो होता है आपका, वो होगा आपका 12.27/√v। ये एनसीईआरटी में है, और इसी को और सिंपल करेंगे तो आएगा आपका 150/v। इससे आप निकालोगे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, या चार्ज पार्टिकल के लिए इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो ये अभी तक तो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, तो इस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ इन दोनों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। ये आपको मोमेंटम के लिए वर्क कर जाएगा, और ये किसके लिए कर जाएगा, ये आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा तो इसके लिए, और अगर मोमेंटम की बात की होगी तो इसके लिए, ठीक। और अगर जब कहेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सिर्फ ये वैल्यू ऊपर रखना, और नीचे उसकी वेलोसिटी जो गिवन होगी उसको रूट में रख के, या तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ डी ब्रॉगली सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे डिवीजन एंड गैमर का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने डी ब्रॉगली साहब के हाइपोथेसिस को क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।